Good morning, everyone. So, today in the same practice set, we are going to start the next topic. The next question, and that question is question number 38. And before this question, one question was there that also I'm showing to you. I think question number 36 तक हमने स्टडी कर लिया था. सो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए एक डायग्राम है, इसको थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देती हूँ एक बार फिर से. इस डायग्राम में डैश यहाँ पर दिखा रखा है. दिस इज़ अ कॉनकेव मिरर एंड ए बी इज़ एन ऑब्जेक्ट. इसके ठीक सामने यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट है. ड्रॉ ऑन योर आंसर शीट अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. तो आपको पता है यहाँ पर फोकस के साथ में क्या है, पोल. ये फोकस है और यहाँ पर मिडिल पॉइंट पे पोल है, जिसको यहाँ शो नहीं कर रखा है. व्हेन यू विल मेक द डायग्राम इन योर नोटबुक देन यू विल शो पोल ऑल्सो. ठीक है, आपको ये शो करना पड़ेगा. तो अब आपको इमेज फॉर्मेशन में थोड़ा सा रिकॉल करना है कि जब कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो देन वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज. किस टाइप की इमेज बनती है और कहाँ पर इमेज बनती है. तो ये सबसे लास्ट केस होता है कॉनकेव मिरर का. ये सारे जितने भी केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के, वो एक बार आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि अगर केसेस आपको पता है देन ईजिली यू कैन मेक द डायग्राम. ओके, तो ये सबसे लास्ट केस है आपका कॉनकेव मिरर का, जिसमें फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो देन द इमेज इज़ लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. मैग्नीफाइड इमेज होती है और इमेज इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है. ओके, तो इसमें जब आपको इमेज फॉर्मेशन करना होता है तो मैंने इसका डायग्राम आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक रे हमेशा ऑलवेज यू विल टेक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. एक रे जब भी आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं तो वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो वापस कहाँ से आती है, इट विल पास थ्रू फोकस. तो ये आपकी स्ट्रेट रे यहाँ पर आ जाती है. ओके, तो डायग्राम जब आप कॉपी पे ड्रॉ करेंगे दोनों लाइंस प्रॉपरली विजिबल होनी चाहिए, एरो लगे होने चाहिए. गोइंग वाली रे इस तरह से बनेगी, वापस आने वाली रे ऐसे. एरो आप कहीं भी लगा सकते हैं, मिडल में भी लगा सकते हैं एंड इन द लास्ट ऑल्सो. दूसरी जो रे है वो सबसे अच्छा डायग्राम बनाने का तरीका है. दूसरी रे आप डायरेक्ट कहाँ लेंगे, पोल पर. ओके, और यहाँ पर जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, दैट विल बी ओबेड हियर. और यहाँ से सेम एंगल पे ये रे जो है रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ जाएगी. ओके, अब आपको क्या करना है कि आप देख रहे हैं कि रे तो दोनों इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही हैं. एक रे ये आ रही है, सेकंड रे इज इन दिस डायरेक्शन. अब आपको इंटरसेक्ट कराने के लिए डायग्राम बनाना है, इमेज फॉर्मेशन शो करनी है, तो देन इंटरसेक्शन शुड बी देयर. तो जब ऐसा होता है कि रियल में रेस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करनी है तो उनको बिहाइंड द मिरर क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोड्यूस रेस को आगे बढ़ाना है. तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं गैपिंग बढ़ रही है, तो इसका मतलब अगर हम इस साइड प्रोड्यूस करते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं, तो यहाँ पर गैपिंग कम होगी और एक जगह पे जाके दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट इस पॉइंट पर. और जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वह उसी को हमने प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर दिया है. और ये जो हमारा पॉइंट है, इसी पॉइंट पर हमारी इमेज फॉर्म होती है. तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि बिहाइंड द मिरर आप जो भी बना रहे हैं उसको आपको डॉटेड लाइन से बनाना है, क्योंकि यही जो रेज हैं ये वर्चुअल रेज हैं. रियल रेज जो हैं वो इस साइड में आएंगी, जो मिरर से टकरा के वापस आ जाती हैं, और बिहाइंड द मिरर आपको डॉटेड लाइन बनानी है. दूसरी बात आप देख रहे हैं कि जो इमेज है दैट इज़ इरेक्ट, वो सीधी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं बन रही है. तो इमेज इज़ इरेक्ट. दूसरी बात, इमेज मैग्नीफाइड है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ी बन रही है. तो जब आप यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे तब भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉनकेव मिरर को अगर पास में रखा जाता है ऑब्जेक्ट के तो वो इमेज को सीधा ही बनाता है और बहुत बड़ी बनाता है. और इसीलिए शेविंग मिरर्स जो होते हैं या डेंटिस्ट जो मिरर्स यूज़ करते हैं वो कॉनकेव होते हैं, क्योंकि पास से जब देखा जाता है तो नो प्रॉब्लम इज़ देयर कि इमेज उल्टी बन रही है, इमेज सीधी ही बनती है पास से देखने पे. और वो पास कितना पास होता है, दैट शुड बी बिटवीन फोकस एंड पोल. ओके, तो ये आपकी नेचर है. इमेज की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इरेक्ट और वर्चुअल क्यों है, क्योंकि रेज जो है वो रियल में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इमेज इज़ वर्चुअल हियर. ओके,
तो ये आपका कंप्लीटेड डायग्राम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 एंड यू ऑलरेडी नो कि ये जो भी है हमारा अभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ही चल रहे हैं और ये सारे कितने मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स के। तो 1 मार्क का मतलब कि देख रहे हैं आप कि इन सम ऑफ द क्वेश्चंस मोर लाइन्स यू हैव टू राइट। 1 मार्क में भी ज़्यादा लाइन्स लिखनी है कुछ क्वेश्चंस में। 1 मार्क के अकॉर्डिंग जितना आंसर नीडेड है 1 लाइन आंसर ही लिखा जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली यू विल राइट द आंसर। ओके, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 37 जो आया है हमारा, दैट इज़ व्हाट कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन आपको देनी है और रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द चेंज ऑफ मीडियम। जैसे हमारा रिफ्लेक्शन जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग विद हार्ड सरफेस। हार्ड शाइनी सरफेस से टकराकर लाइट वापस उसी मीडियम में आती है, तो दैट इज़ रिफ्लेक्शन। बट रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट किसी सरफेस से टकरा के वापस नहीं आ रही है, बल्कि ये सरफेस जो है इट इज़ बिहेविंग लाइक अ बाउंड्री। जैसे कि लाइट की रे ये बाहर जो है वो एयर है और एयर से सपोज दैट आपने टॉर्च डाली पानी के अंदर, तो ये एक बाउंड्री है एयर और वाटर की, और यहाँ पर इस साइड में क्या है, वाटर। तो रे यहाँ से टकरा के वापस नहीं आती है, बल्कि वो क्या होता है कि वाटर में एंटर कर जाती है। ओके, तो 2 अलग अलग मीडियम एयर वाटर भी हो सकते हैं, 2 अलग अलग मीडियम एयर का खुद एयर से कंपैरिजन भी हो सकता है। जैसे एक जगह वैक्यूम है, बिल्कुल एयर नहीं है। जैसे जब लाइट सन से आती है तो सन के आसपास वैक्यूम है, जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वहाँ पर क्या है, एयर, लेकिन डेंसिटी में वो डिफरेंस आ गया। वैक्यूम नो डेंसिटी इज़ देयर, 0 डेंसिटी, और जब एयर में आता है, एटमॉस्फेयर में आता है तो डेंसिटी है वहाँ पर। इसी तरह से एयर की डेंसिटी भी अलग अलग हो सकती है, कम डेंस वाली एयर से ज़्यादा डेंस वाली एयर में आ रही है लाइट, या फिर हो सकता है कि एयर से ग्लास में जा रही है, तो अगर ग्लास एक साइड पॉलिश्ड है तो वो मिरर बन जाएगा, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। लेकिन अगर ग्लास ट्रांसपेरेंट है तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा, क्योंकि लाइट जो है वो ग्लास को क्रॉस करके दूसरी साइड जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि व्हेन द लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन देयर इज द चेंज इन द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट। रे का जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि अगर इस तरह से एक मीडियम है, जैसे सेम डायग्राम जो हम पीछे बनाया था, ये आपका ग्लास का एक पीस है, टेबल है ग्लास की, और ये वही है नॉर्मल जैसा हमने रिफ्लेक्शन में बनाया था, और रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है। ये जैसा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था वैसा ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन अगर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता तो लाइट इस डायरेक्शन में वापस जाती। बट नाउ वी आर स्टडिंग, हम क्या स्टडी कर रहे हैं अभी, रिफ्रैक्शन। तो जब हम रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं तो लाइट इस डायरेक्शन में वापस नहीं जा रही है, बल्कि क्या फिनोमेना हो रहा है कि लाइट जो है वो यहाँ से इन दिस डायरेक्शन इट इज़ कमिंग बैक। ओके, अब आप एंगल में भी डिफरेंस देख रहे हैं। आप देख रहे हैं ये एंगल जो है ये एंगल बड़ा था, यहाँ जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज़ स्मॉल। तो पाथ भी चेंज हो रहा है। पाथ कैसा था, इसका पाथ अगर इसी डायरेक्शन में आती तो इस तरह का होना चाहिए था, बट अब पाथ कैसा हो गया, इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले जब आप रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बताना है कि व्हेन अ लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मीडियम का नेम बताना है, वन मीडियम टू अनदर, 1 और 2, और अगर आपको पता है किस से किस में जा रही है तो वो भी बता सकते हैं। तो डेफिनेशन में आएगा कि व्हेन अ लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन देयर इज द चेंज इन द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट। तो क्या हो रहा है, उसका पाथ चेंज हो रहा है। अगर आपसे रीज़न पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, तब आप रीज़न देंगे कि बिकॉज देयर इज़ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड में चेंज आ जाता है। अब अगर उसका भी रीज़न देना पड़े कि स्पीड में चेंज क्यों आ रहा है, तो उसका रीज़न है इट इज़ बिकॉज ऑफ जो प्रॉपर वर्ड है जो आप पहले से जानते हैं वो है डेंसिटी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर एयर ऊपर है और नीचे है ग्लास, तो दोनों में डेंस कौन है, डेंस कौन है, ग्लास। ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि ग्लास जो है वो आपका सॉलिड होगा और एयर जो है वो
गैस हो जाएगी। तो गैस आपने 3 टाइप के मटेरियल्स पढ़े हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो तीनों में डेंसिटी का डिफरेंस होता है। तो आपको पता है कि जैसे सॉलिड है उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, तो इसी तरह से अगर आप किसी रश वाली जगह पे चले जाते हैं तो आपको चलने में दिक्कत होगी, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इसी तरह से ये जो सॉलिड है इसके पार्टिकल्स क्लोजली स्पेस्ड हैं। अब इसके अंदर जब लाइट को चलना पड़ता है, रश होता है, तो उसको पास होने में दिक्कत होती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो बिल्कुल सेम फिनोमेना है एयर, जिसकी डेंसिटी कम, जहाँ डेंसिटी कम वहाँ स्पीड ज़्यादा, और जहाँ डेंसिटी ज़्यादा वहाँ स्पीड कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये जो है आपका फिनोमेना होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो अब मैंने आपको यहाँ एक क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गया। अब जब आप उसमें रीज़न खुद अपने आप से बनाते हैं ना, ये ऐसा क्यों होता है, तो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अपने आप से तैयार होते जाते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। उसी में साथ में क्वेश्चन आया आपका कि पाथ चेंज क्यों होता है लाइट की रे का, तो आपने एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि उसकी स्पीड अलग होती है। आप पूछा स्पीड क्यों अलग होती है, तो आपने एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज density is different. Now one more word is there in place of density which you have to use here. Density word use नहीं किया जाता है, बल्कि लाइट की जब हम बात करते हैं then we use the word refractive index. Okay, ये आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है, मैंने बताया, बट नेक्स्ट टाइम आई विल एक्सप्लेन इट ऑल्सो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब भी डेंसिटी होता है, ये लाइट के केस में होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल जो है दैट इज दिस वन, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इसका सिंबल का नाम होता है, स्मॉल यू लेटर की तरह बनता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई और अदर सेंस नहीं है, इट इज़ ओनली इन द सेंस ऑफ डेंसिटी। जब किसी भी मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो बोला जाता है कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और वो मटेरियल लाइट के मूवमेंट का, लाइट के चलने का ज़्यादा अपोज करेगा। ओके, सो दिस इज़, तो ऐसा नहीं है कि हमें एक क्वेश्चन पढ़ना है उसमें एक ही टाइप से आएगा, बिकॉज नाउ यू आर इन द क्लास ऑफ बोर्ड एग्जाम, तो उसमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 38, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दैट इज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन, मैंने आपको बता ही दिया है कॉज क्या होता है। तो कॉज में आप स्पीड का रीज़न दे सकते हैं, पाथ का रीज़न दे सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रीज़न दे सकते हैं। ओके, 39 क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ आ गया है, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली, और ये 2011-12 में आ चुका है। चॉइस का क्वेश्चन भी देख लीजिए, डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी सी डिफरेंट है जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और ये उससे भी ज़्यादा है, 12, 13, 15, 16 इतने ईयर्स में आ चुका है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, तो जैसा मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स डेंसिटी। जब भी आपको एक्सप्लेन करना पड़े, डिफाइन करना पड़े, तो हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या तो आप जनरल डेफिनेशन देंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम, या आप लिख सकते हैं डेफिनेशन कि ये क्या होती है, जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी। या फिर अगर आप उसको स्पीड के टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहें, तो मैंने आपको बताया कि स्पीड और डेंसिटी में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स। तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में भी कैसा रिलेशन होगा, इन्वर्स। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ओके, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये भी डेफिनेशन है। अगर आपको मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करना पड़े तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल म्यू होता है, और क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कंपेयर की जाती है एक मीडियम की दूसरे मीडियम के साथ में, क्योंकि कंपेयर करने का रीज़न ये है कि हमेशा जब भी हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो एक सिंगल मीडियम से बात कर ही नहीं सकते। रिफ्रैक्शन के लिए हमेशा 2 ही मीडियम चाहिए होंगे, क्योंकि एक जेन्युइन क्वेश्चन जो आप बनाएंगे वो ये कहेंगे कि रे जो है वो एयर से वाटर में जा रही है, या रे वाटर से ग्लास में जा रही है, वैक्यूम से एयर में आ रही है, तो ऑब्वियसली 2 मीडियम की बात हो रही है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा देख लीजिए, इस तरह से होता है। यहाँ लिखा जाता है 1, यहाँ ऊपर लिखा जाता है 2, 1 म्यू 2 इसको बोला जाता है। तो 1 म्यू 2 का मतलब कि अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर हम इसका रेशियो लिखें, तो हमेशा ये जो ऊपर लिखा है ये आ जाता है आपका न्यूमरेटर में, और जो नीचे लिखा हुआ है दैट विल बी इन डिनोमिनेटर, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 किसके इक्वल होगा,
1 म्यू 2 के इक्वल होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर भी लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हैं आप मीडियम 1 के साथ में। तो यहाँ मीडियम 2 अगर जैसे मान लीजिए रे जो है आपकी एयर से वाटर में जा रही है, तो एयर यहाँ नीचे आ जाएगी, जो हम पहले मीडियम बोल रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा, और जो हम बाद में जिसमें जा रही है वो यहाँ आ जाएगा। और एक आइडेंटिफाई करने का तरीका ये भी है, एयर से वाटर में जा रही कितना चेंज आएगा, यानी कि आपको वाटर में चेंज निकालना है। तो वाटर में चेंज निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब एयर की आपको पहले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो जिसमें हमें चेंज निकालना होता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर आपका ये और वाला क्वेश्चन आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर हम इसको कट करके और रिलेशन यूज़ करेंगे। ये जो है कोई इसमें सफिक्सेस नहीं आएंगे, म्यू रहेगा और फॉर्मूला बन जाएगा C/V। ओके, C/V क्यों? क्योंकि अगर आप इस रिलेशन को यूज़ करते हैं, अगर आप स्पीड के टर्म्स में लिखते हैं, तो अभी मैंने बताया स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो म्यू के साथ में 2 आ रहा है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर स्पीड में जो है वो क्या आएगा 1। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे ही लिखा जाता है, ये μ2/μ1 है तो ये v1/v2 होगा। लेकिन अगर आप ये रिलेशन लिखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, तो वो रिलेशन होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। C सिंबल आपको पता है वैक्यूम के लिए होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ओके, तो ये जो है आपका इसका रिलेशन है। आज टाइम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हमें लग गया है, इसलिए इतने क्वेश्चन रिवाइज हुए हैं। एंड यू नो ऑफलाइन क्लासेस आर ऑल्सो गोइंग ऑन इन द स्कूल, तो जितना भी वर्क होता है दैट विल बी सेंड ऑन द ग्रुप आफ्टर द क्लास। ओके, थैंक यू।